एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। स्कैल को हम घर में देखते हैं, तभी अचानक से डमी वोल्केनो एक्टिव हो जाता है। वो उसे ध्यान से देखने के लिए उसे हाथ में लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे भी झटका लगता है और इस वजह से वो नीचे छोड़ देता है और डमी वोल्केनो पीस टूट जाता है। घर पर मिशेल शांत बैठी होती है, तभी वहाँ पर जीक आकर उसे नॉर्मल बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल को टेंशन में देखकर जीक उसे पूछ ही लेता है, अब तुम्हें क्या हुआ। मिशेल उसे कहती है कि मेजर का मर्डर हुआ। जीक उसे पूछता है कि किसने किया उसका मर्डर। तब मिशेल सानवी का नाम लेती है, लेकिन वो उसे पूरे डिटेल में समझाती है क्योंकि ये सीरियस मैटर होता है। वो उसे कहती है कि मेजर ने उसके रिसर्च के सारे इक्विपमेंट ले लिए थे और बस सानवी अपने रिसर्च और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और अनजाने में उसके हाथों से मेजर का खून हो गया और इसी कारण वो लाइफ पोर्ट से भी बाहर फेंक दी गई थी। जीक उसे समझाता है, देखो उसके हाथों से ये गलती से खून हुआ है और तुम्हें तो पता है हमें कॉलिंग को फॉलो करने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, जब तक ये बात सिर्फ तुम्हें पता है तुम उसे अरेस्ट मत करना। और मिशेल भी उसकी बात मान लेती है। बेसमेंट में बैन काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्रेस आकर बैन से एक परमिशन मांगती है क्योंकि ऑलिव को आज नाइट आउट करने के लिए बाहर जाना होता है और उसी सिलसिले में वो परमिशन मांगती है। लेकिन बैन को ज़रा टेंशन होता है, लेकिन आज पहली बार ऑलिव की जगह पे अपना टेंशन उसे बड़ा दिखने लगता है। ग्रेस उसे पूछती भी है, बैन उसे वही कहता है जो अक्सर उसे कहता है कि जल्द से जल्द इस सब को वो सॉल्व करना चाहता है। इतने में वहाँ पर स्कैल आ जाता है। कुछ देर रुकने के बाद वो पापा से एक सवाल पूछता है, क्या कभी ऐसे हुआ है पैसेंजर के फ़ोटो के ऊपर फायर लगा हो। बैन कहता है, हाँ ऐसे तो हुआ है। जब कोई लाइफ बोट के बाहर चला जाता है तो उसके फ़ोटो के ऊपर एक सिंबल की तरह फायर लग जाता है। तब स्कैल बोर्ड के ऊपर एक लेडी का फ़ोटो दिखाता है और उस लेडी के फ़ोटो के ऊपर सचमुच फायर लगा होता है। लैब में सानवी और उसका फ्रेंड काम कर रहे होते हैं। इतने में सानवी को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर पता चलता है कि वो कॉल और किसी ने नहीं बल्कि मिशेल ने किया होता है। मिशेल सानवी को एक सवाल पूछती है, क्या तुम तैयार हो इस सब के लिए। सानवी ज़रा घबराते हुए और हड़बड़ाते हुए उसे कहती है कि देखो ये जॉब मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जॉब के ऊपर कोई मुसीबत आए, और हाल ही में इन लोगों ने मुझे फ्लाइट 828 के प्रोग्राम में शामिल किया है। तब मिशेल उसे फिर से एक बार पूछती है कि तुम ये करना चाहती हो कि नहीं। सानवी उसे जवाब देती है कि देखो मैं पहले अपना काम पूरा करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सारा तुम्हें दे दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। और ठीक उसी वक्त मिशेल को मैसेज भी आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बैन उस लेडी के घर चला जाता है जिस लेडी के फोटो के ऊपर फायर लगा था। उस लेडी का नाम होता है एस्ट्रेड। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम फ्लाइट 828 की पैसेंजर हो और तुम्हें भी हेडेक होता है और तुम्हें भी किसी तरह की वॉइस सुनाई देती है। बस मैं ये पता लगा कर तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एस्ट्रेड उसके लिए दरवाज़ा ओपन करती है और उसे अंदर बुला लेती है। उसी तरफ मिशेल उस क्राइम स्पॉट के ऊपर पहुंच जाती है। वहाँ पे जेरिड पहले से मौजूद होता है और वो मिशेल से कहता है कि यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड वाले पहुंच चुके हैं और अंदर वो लोग छानबीन कर रहे हैं। किसी ने हमें यहाँ पे कॉल कर कहा था कि यहाँ पे बॉम्ब है, और कुछ ही दूरी पर उस कंपनी के सभी स्टाफ को खड़ा किया होता है और उसमें से एक लेडी पुलिस से हेल्प मांगती है। दरअसल उसका लड़का स्कूल में से छूटने वाला होता है और इस लेडी को अपने लड़के को पिकअप करना होता है, लेकिन उसे कॉल करके बस इतना कहना है कि मुझे आने में लेट होगा तो तुम मेरा वहीं पर वेट करो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह होती है कि उसके हाथ में फ़ोन नहीं होता क्योंकि उसका फ़ोन डेस्क के ऊपर छूट चुका होता है, इसीलिए वो पुलिस से हेल्प मांगती है। तब वहाँ पे मिशेल आकर उसे हेल्प करती है अपना फ़ोन देकर। लैब में सानवी उस वुड के ऊपर फिर से टेस्टिंग करना शुरू करती है और अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है और इसके सिम्टम कई जगह पे दिखाई देने लगते हैं। घर पर एंजेलिना एक कोने में बैठी होती है और अचानक से बेबी रोने लगता है। एंजेलिना जगह पे से उठती है और बेबी को हाथ में लेती है और ठीक उसी जगह पे एक झूमर गिर जाता है जहाँ पे एंजेलिना पहले बैठी थी। तब एंजेलिना सभी से ये कहती है कि बेबी रोने लगा और मैं उसे उठाने के लिए वहाँ पर चली गई और ठीक जहाँ पर मैं बैठी थी वहाँ पर झूमर गिर गया। सच में बेबी ने मुझे बचाया। तब वहाँ पर ईवी की मॉम मौजूद होती है और वो उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए एंजल है, तो तुम्हें उसी ने ही प्रोटेक्ट किया है। और ये जानकर एंजेलिना काफ़ी खुश हो जाती है। तब यही बात ग्रेस को भी अजीब लगती है, भला मेरी बेबी किसी की एंजल कैसी हो सकती है। क्राइम स्पॉट पे जेरिड सभी से ये कहता है कि हमने अंदर सब कुछ छानबीन कर ली है, अंदर ऐसी कुछ भी संदेहजनक चीज़ नहीं है जिससे आपको हानि हो।
तो आप बेफिक्र हो जाइए। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बैन भी एस्ट्रिड को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कॉलिंग में क्या क्या दिखा था। एस्ट्रिड उसे सब कुछ समझाती है कि वो कहती है कि मैंने एक इंसानी खोपड़ी देखी थी जो काफ़ी डरावनी थी और गुस्से में थी, और यही समझाने के लिए वो उसे ड्रॉ करके दिखाती है। और इतना कहते हुए बैन वो सोचने लगता है कि वो उसने कहाँ पर देखा है। तब अचानक से वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन इसके लिए एस्ट्रिन उसे मना करती है क्योंकि उसे डर होता है कि उसे फिर से पैनिक अटैक आ सकता है। इसके लिए वो मना करती है। लेकिन यहाँ पर बैन उसे अपने बेटे की कहानी सुनाता है और वो कहता है जब वो छोटा था तो उसे भी पैनिक अटैक आते थे। जब वो कैंसर से जूझ रहा था उस वक्त उसकी उम्र करीब करीब 8 साल होगी, लेकिन उसमें हिम्मत काफ़ी थी, वो फिर भी लड़ता रहा। और इस तरह से मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर इस कॉलिंग को फॉलो किया और तब जाकर हम लोग इस सब सिचुएशन से बाहर निकले। और ये सब कहते कहते बैन काफ़ी रोने लगता है और वो उसे कहता है कि हम फ्लाइट 828 के पैसेंजर हैं और हम सभी को कॉलिंग को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कॉलिंग को फॉलो करो और तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलो। तब जाकर एस्ट्रिन उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। घर पर जीक और ग्रेस मिलकर सामान ठीक कर रहे होते हैं और टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक आया था। लेकिन यहाँ पर एंजेलिना काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसके हाथ में बेबी होता है और वो उसे एंजल समझती है। और यही बात ग्रेस को काफ़ी खाई जाती है कि भला मेरी बेटी उसकी एंजल कैसे हो सकती है। तब जीक उसे समझाता है कि देखो उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, वो दोनों जन एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लैब में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अर्थक्वेक आया क्यों। तब जाकर उन्हें पता लगता है कि ये अर्थक्वेक हमारे सेंटर के बीच में आकर रुका है। और यही बात को कंफर्म करने के लिए वो लोग मैप भी चेक करते हैं और वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी में ये हादसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली और अजीब बात ये होती है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और जहाँ पे ये अर्थक्वेक के वॉल्केनो है वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी काफ़ी दूर है। और ये सोचने वाली बात है। बैन और एस्ट्रिन उस जगह पे पहुँच जाते हैं जो उसने ड्रॉ किया था। बैन उसे वहीं पर रुक कर खुद अंदर चला जाता है। वहाँ पे पहले से ही एक आदमी मौजूद होता है और ये आदमी फ्लाइट 828 का पैसेंजर को हेड करने वाला होता है। बैन को देखते ही वो उसके ऊपर टूट कर गिरता है और उसे मारने लगता है। और वो उसे कहता है कि यहाँ पर तुम मुझे मारने आए हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। बैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया, लेकिन वो उसका भरोसा नहीं करता और वो उसे मारने ही जाता है कि पीछे से एस्ट्रिन आकर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। पुलिस स्टेशन में ये पता चलता है कि एस्ट्रिन नाम की लेडी ने इलेक्ट्रॉनिक शॉक डिवाइस का यूज़ किया है। इसका मतलब वो ज़रूर मुसीबत में है। हमें वहाँ पर जाना है और हालात को देखते हुए एक्शन लेना है। जेरिड का ऑर्डर सुनते ही सभी लोग वहाँ पर निकलते हैं। इधर बैन और एस्ट्रिन मिलकर उस आदमी को चेयर से बांध देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में एक लेडी आती है। ये वही लेडी होती है जिसकी हेल्प मिशेल ने अपना फ़ोन देकर की थी। वो लेडी काफ़ी घबराई हुई होती है और वो मिशेल को बताती है कि मेरा लड़का स्कूल में से तो बाहर निकला, लेकिन उसे किसी ने तो पिक कर लिया, लेकिन वो अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। यहाँ पर एस्ट्रिन भी काफ़ी कंफ्यूज होती है। वो ये सोच सोच कर अपना दिमाग खराब करती है, आखिर ये आदमी है कौन, ये वॉइस मुझे कहाँ से आ रहा है। वो सब कुछ समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बैन समझाता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और तुम्हें फिर से फोकस करना होगा अपने कॉलिंग के ऊपर, और मुझे ठीक से बताओ कि तुम्हें कॉलिंग में और क्या क्या दिखा। तब उसकी नज़र उस आदमी के बने टैटू पर जाती है। वो कहती है कि इस आदमी के हाथों पर जो टैटू बना है, ऐसा ही सेम टैटू मेरे कोवर्कर के हाथों पर भी बना है। पुलिस स्टेशन में वो लेडी अपने बेटे का और अपने एक्स हस्बैंड का फ़ोटो उसे दिखाती है और उसके भी हाथों पे वही सेम टैटू होता है जो एस्ट्रिन ने बैन से कहा था। और वो एक्स हस्बैंड और कोई नहीं, जिसे खुद बैन और एस्ट्रिन ने पकड़ा होता है। वो लेडी मिशेल से कहती है कि आप इस आदमी को ढूंढो, मुझे पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने मेरे बेटे को किडनैप किया है। लैब में सानवी वैंस को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें टेस्टिंग को रोक देना चाहिए, लेकिन वैंस का ऐसा मानना होता है अगर हमने ये खोज पूरी कर ली तो ये आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। दरअसल सानवी इस टेस्टिंग के लिए इसीलिए रोकना चाहती है क्योंकि जो वॉल्केनो फटा है वो न्यूयॉर्क सिटी के सामने फटा है, और मैप में देखा जाए तो वॉल्केनो और न्यूयॉर्क सिटी ये दोनों जन अलग अलग जगह पे है। सानवी वैंस को आगे समझाते हुए कहती है, अब ये जो लेक देख रहे हो, इसी लेक के आसपास में जिक मिला था और वो 3 आदमी भी इसी जगह पे मरे थे और ग्रिपिंग भी इसी के आसपास मरा था, और ये एक डेड सेंटर पॉइंट है।
जहाँ से जिक बाहर निकला है। और ये सारे पॉइंट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें इस टेस्टिंग को रोक देना चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी वेंस ये नहीं मानता और वो सानवी को आगे काम करने के लिए मना लेता है। ऑफिस में मिशेल उस आदमी का डेटाबेस चेक करती है तो उसके ऊपर एक पुराना केस दर्ज होता है और वो केस और किसी का नहीं बल्कि बैन के साथ उसका केस होता है। और वहाँ पे मिशेल को ये पता चलता है कि यह आदमी फ्लाइट 828 के पैसेंजर का हेटर है। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है और उन दोनों से कहता है हमें जहाँ से सिग्नल मिले थे वहाँ पर एक कंपनी है जो फिलहाल बंद है, वहाँ पे छानबीन करने पर हमें कुछ भी नहीं मिला। तब वो लेडी उन दोनों से कहती है कि पिछले 5 या 6 महीने पहले वो जगह को खाली कर दिया था, बैंक का लोन चुका नहीं पाया, इसके लिए उस जगह को बैंक वालों ने खुद खाली कर दिया और वहाँ पे मेरा हस्बैंड काम करता था। ये सब सुनने के बाद मिशेल उस लेडी को दिलासा देती है और उसे कहती है कि हम तुम्हारे लड़के को ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करना। घर पर स्कैल उस टूटे हुए डमी पीस को जोड़ने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है। स्कैल उसे पूछता है कि मेरी सिस्टर कहाँ है। वो कहती है कि मॉम के पास है। वो आगे कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर मेरी गार्डियन एंजल है, उसने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हारी मॉम को इस पर भरोसा नहीं। स्कैल उसे कहता है कि हाँ मैं ये समझ सकता हूँ, मेरी मॉम को ये सब कुछ समझ में नहीं आता, इसके लिए वो समझ नहीं पाती, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एंजेलिना उसे धीमे आवाज़ में कहती है जैसे तुम सारे पैसेंजर के साथ कनेक्ट होते हो, क्या मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। स्कैल उसे कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन ये देखने पर पता चलता है। लैब में ना चाहते हुए भी सानवी को डॉक्टर गुप्ता और वेंस की बात माननी पड़ती है और उसे फिर से एक बार वुड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और अचानक से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। सानवी उस वजह से दूर फेंक दी जाती है। सभी लोग डर जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता खुद आकर वहाँ पर देखती है तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वुड नहीं होता बल्कि वो पूरी तरह से जल चुका होता है और वहाँ पर सिर्फ उसकी पाउडर बच चुकी होती है। दूसरी तरफ बैन एस्टिन को फिर से पूछता है कि तुम्हें इस टैटू के बारे में और क्या पता है। तभी अचानक से फिर से एक बार एस्टिन को कॉलिंग आती है, हेल्प मी। एस्टिन काफ़ी डर जाती है और वो कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। बैन उसे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो फिर से एक बार तुम ध्यान लगाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सुनाई दिया और क्या दिखाई दिया। तब एस्टिन उसे कहती है कि मैंने एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी, हेल्प मी, वो मुझे पुकार रहा है। बैन को फिर से अपने बेटे स्कैल की याद आती है और वो भी अपने जान बचाने के लिए हेल्प मांग रहा था और वो इसी इमोशन में वो फिर से उस आदमी को एक बार पूछता है कि बच्चा कहाँ है। वो आदमी बैन को गुस्सा दिलाता है और ये सारी पैनिक सिचुएशन देखकर एस्टिन को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है और बैन उसे फिर से एक बार पूछता है कि बच्चा कहाँ है। वो आदमी उसे बताने से फिर से मना करता है और इसी गुस्से में बैन उसे ज़मीन पर पटक देता है। वो जैसे ज़मीन पर गिरता है वो आदमी मर जाता है। रिसर्च रूम में स्कैल और एंजेलिना होते हैं। तब एंजेलिना स्कैल से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तब स्कैल उसे कहता है कि ये एक टेस्ट है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बार बैन के फ़ोटो को फायर लगा होता है और स्कैल अपने आप से कहता है कि डैड आप ये कर क्या रहे हो। बैन उसे उठाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर मिशेल और जेरिड आ जाते हैं। बैन उन्हें पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, एक बच्चे की जान खतरे में है और एस्टिन को कॉलिंग आई थी, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मिशेल अपने हिसाब से उससे बात करती है। एस्टिन काफ़ी डरी हुई होती है, लेकिन मिशेल उसे फिर से कॉन्फिडेंस में लेती है। फिर पता चलता है कि वो आदमी मरा नहीं था, बस कुछ पल के लिए बेहोश हुआ था। एस्टिन को काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग आती है कि बच्चा यही कहीं पर तो है। जेरिड फिर से आदमी को कहता है कि तुम्हें अगर बच्चे के बारे में पता हो तो फिर बता दो। तब जाकर फाइनली वो आदमी बताता है। दूसरी तरफ सानवी और उसका फ्रेंड डरते हुए उस लैब में से बाहर निकलते हैं। फिर पता चलता है कि उन लोग के पास वो वुड होता है और तभी जाकर हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पर जो फायर लगा था वो डमी पीस था। इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने सबके सामने उस वुड को चुरा लिया था। उस आदमी के बताए हुए जगह पर मिशेल और एस्टिन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। एस्टिन काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। तब मिशेल उसे फिर से समझाती है, तुम्हें अगर कॉलिंग को समझना है तो उसके लिए पहले तुम्हें भरोसा करना होगा और तुम्हें फोकस करना होगा। तब जाके उसे फिर से एक बार स्ट्रांग फीलिंग आती है और वो कहती है कि बच्चा यहीं पर है, किसी पानी के पास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, साथ ही एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। हमारे दूसरे चैनल मूवी डिटेल एक्सप्लेन पर कोरियन वेब सीरीज चल रही है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वो भी वेब सीरीज़ देखें। मुझे यकीन है आपको वेब सीरीज़ वो पसंद आएगी। जैसे आपने मैनिफेस्ट सीज़न 1, 2 और 3 को जितना सपोर्ट और प्यार दिया, आप वैसे ही कोरियन वेब सीरीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। वीडियो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आप वो वेब सीरीज़ देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ा ढूंढने के बाद मिशेल को वहाँ पे थोड़ा पानी गिरा हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर एक सीक्रेट डोर होता है जो कपड़ों के बीचों बीच होता है। अंदर जाने के बाद उन्हें पता लगता है वहाँ पर एक सच में एक लड़का होता है
और उस लड़के ने अपने आप को बचाने के चक्कर में वो सामान के नीचे दब जाता है। मिशेल उसे बाहर निकलती है। बच्चा सेफ है ये सोचकर दोनों जन चैन की सांस लेते हैं। घर पर एंजेलिना बेबी को लेकर एक टेस्ट कर रही होती है। एंजेलिना उसके सामने एक कैंडल रखकर उसके ऊपर हाथ रखती है और उसको उम्मीद होती है कि बेबी उसे बचाएगा, लेकिन होता उल्टा है। उसे हाथ को चटका लग जाता है और इस वजह से वो कैंडल कर्टन के पास पहुंच जाता है और उसे आग लग जाती है। लेकिन वो बेवकूफ़ उस आग को बुझाने के बजाय उस आग के अंदर चली जाती है। उसको पूरा यकीन होता है कि बेबी उसे बचा लेगा। पूरा काम खत्म होने के बाद ग्रेस और ज़ीक थोड़ा फ्री हो जाते हैं। ग्रेस स्कैल से पूछती है तुम्हारी छोटी सिस्टर कहाँ पर है। स्कैल नॉर्मली कहता है कि एंजेलिना के साथ वो खेल रही है। ये सुनकर ग्रेस को एहसास होता है कि सब कुछ ठीक है, मैं खामखा ओवर थिंकिंग करने लगी थी। तभी अचानक से ज़ीक को एक फीलिंग आती है और उसे एहसास होता है बेबी डर रही है और वो लोग तुरंत रूम के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अंदर जाने के बाद सच में आग बढ़ने लगती है। ग्रेस अंदर जाकर बेबी को तुरंत बाहर लेकर आती है और ज़ीक फायर बुझाने की कोशिश करता है। नीचे आने के बाद एंजेलिना ग्रेस से कहती है कि मैं एक टेस्ट कर रही थी, बेबी मुझे बचा लेगी। अरे ऐसी उटपटांग बातें सुनकर ग्रेस काफ़ी भड़क जाती है और वो उसे घर से चले जाने को कहती है। बच्चा मिलने के बाद मिशेल एस्ट्रिन से कहती है अगर आगे तुम्हें फिर से कॉलिंग आएगी तो डरना मत, दिमाग को ठंडा रखना और तुम सोचना कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, और वैसे भी हम तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे, ओके। तभी जेरिट वहाँ पर आ जाता है और वो मिशेल से कहता है कि इस बार हमें बैन को अरेस्ट करना होगा। तुम तो समझ सकती हो, तुम खुद एक कॉप हो। अंदर जाकर मिशेल बैन से बात करती है। दोनों जन काफ़ी इमोशनली बातें करते हैं और फाइनली मिशेल जाते वक्त उसे कहती है हमारी मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। घर पर स्कैल मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि एंजेलिना को घर से बाहर मत निकालो, उसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन ग्रेस नहीं मानती और एंजेलिना को वो घर से जाने कहती है और ये बर्ताव देखकर स्कैल मॉम के ऊपर नाराज़ हो जाता है। ये सब खत्म होने के बाद मिशेल सानवी से मिलने उसके लैब जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है वो कुछ घंटे पहले ही यहाँ से बाहर निकली है। जेरिड बैन को लॉकेट में डाल देता है। घर पर ग्रेस भी स्कैल से बात करने की कोशिश करती है। वॉल्केनो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका होता है। रात के समय सानवी और उसका फ्रेंड उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे ये वॉल्केनो एक्टिव होता है। उसका फ्रेंड सभी को इकट्ठा बुलाकर उन्हें एक नोटिस देता है कि आप सभी को एक नोटिस दिया जा रहा है कि हम आज से यहाँ का काम देखेंगे और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है आप हमारे काम में हमें सहयोग करेंगे। तभी सानवी सबकी नज़र छुपाकर फ्रेंड को इशारा कर कर वहाँ से निकलती है और वो उस जगह पे पहुँचती है जहाँ पे ये वॉल्केनो होता है और वो अपने साथ लाया हुआ वुड उस वॉल्केनो में डाल देती है और एकदम से लावा ठंडा हो जाता है। घर पर स्कैल के पास रखा वो डमी पीस भी एकदम से शांत हो जाता है और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 3 का एपिसोड 10 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।